नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। शराब शायद बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग इसके आदी भी हो चुके हैं। यही शराब जिसका सेवन आप पहली बार करते हैं तो इसका टेस्ट आपको बार बार मजबूर कर देता है कि आप इसके आदी हो चले। यही शराब आपके शरीर को कमजोर बना रहा है। यही शराब आपके शरीर में कई बीमारी का घर बना देता है और आपको पता तक नहीं चलता। लेकिन आज की जनरेशन इसी शराब को एक स्टेटस सिंबल समझ चुकी है और इसे मेंटेन करने के लिए आप कब इसके आदी हो चलते हैं आप, और इसी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए आप कब इसके आदी हो चलते हैं आपको पता तक नहीं चलता। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार से आपको हम मिलवा रहे हैं और मिस्टर कुमार अपनी आप बीती भी बताएंगे। वो बताएंगे कि एक समय पर वो कितने ज़्यादा शराबी हो चुके थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बहुत स्वागत मिस्टर कुमार आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो यही, शराब को लेकर ना बहुत सारे बातें सोसाइटी में हैं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अब हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमारे व्यूवर्स बटे हुए हैं, कुछ शराबी होंगे, कुछ कहते हैं कि हम तो सीजनल शराबी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो इसे टच भी नहीं करते हैं। अब ज़रा आप ये बताइए कि इनमें फ़र्क क्या होता है। शराब जिसने पी लिया वो तो शराबी हो गया, क्योंकि देखिए मैं तो ये मानकर चलती हूँ जिसने शराब पिया वो शराबी, लेकिन इसकी परिभाषा कैसे बदल जाती है? तो थैंक यू। इसका जो साधारण जो जवाब है उसका, जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो आपके सवाल तो जुड़ा हुआ है कि हाँ कौन शराबी है और कौन शराबी नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं था। तो मुझे जब यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा ये अल्कोहलिक अनोनिमस है, यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि अगर मैं चाह करके भी पूरी कोशिश से करने के बावजूद, पूरी मेहनत करने के बावजूद, पूरी कस्में खाने के बावजूद भी शराब को पूरी तरीके से नहीं छोड़ पा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरा दारू की मात्रा पे कंट्रोल नहीं है। अगर ये दोनों सिम्टम हैं कि मैं चाह करके शराब को छोड़ नहीं पा रहा हूँ पूरी कोशिश करने के बावजूद भी, इसका मतलब मेरे अंदर मानसिक खिंचाव है शराब के प्रति। अचानक कोई घटना घटती है और मुझे मानसिक खिंचाव कहता है शराब पी ले तुझे आराम मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे ये मेंटल ऑब्सेशन है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, मेंटल ऑब्सेशन है। अगर थॉट दिमाग में आ गया एक बार, पिएंगे तो फिर पिएंगे आज। दूसरी बात, ये सोच के पीने जाता हूँ, चलो थॉट आ गया ना, आज थोड़ी सी पिएंगे बस, ज़्यादा नहीं पिएंगे। देखिए जब मैं थोड़ी सी पीने बैठता हूँ तो थोड़ी सी पीते ही मेरी बॉडी में एक आवाज़ आती है, दिल मांगे मोर, थोड़ी सी और। इसको हमारे यहाँ बताया गया फिजिकल क्रेविंग, शारीरिक भूख। अच्छा। शराब की इतनी ज़्यादा भूख है मुझे कि अगर मैं वोमिटिंग ना करने लगूँ या मैं बेहोश ना हो जाऊँ पीते पीते, तो मैं इतनी शराब पी सकता हूँ जितनी शराब ठेके पे मिलती है। अच्छा। अकेला आदमी पी सकता हूँ। लेकिन शुक्र है ईश्वर का कि वो मेरे को उल्टी हो जाती है या मैं बेहोश हो जाता हूँ। ये अगर किसी को भी मालूम करना है शराबी है, नॉर्मल है, कि क्या उसने ये मेरी तरह बताया कि पहले वो दारू छोड़ना चाहता था लेकिन छूट नहीं पारी तो वो शराबी है। दारू की मात्रा पे कंट्रोल नहीं है तो वो शराबी है। ये है। अच्छा, अल्कोहलिक एनोनिमस, बहुत ये टर्म हम सुन रहे हैं। ये एक तरीके से काम भी कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम कर रहा है, जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को हमारे बताइएगा, कैसे ये काम करता है, कैसे लोगों को मोटिवेट करता है कि आपको शराब छोड़नी है। क्योंकि देखिए जब शराब छोड़ने के लिए कोई सोचता है ना, तो वो एक केंद्र में जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, लेकिन क्या होता है आप एक टर्म के लिए, एक समय के लिए आप उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आप आदी हो जाते हैं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करता है? देखो अल्कोहलिक एनोनिमस का एक ये फेलोशिप है, एक तो ये कोई एनजीओ नहीं है। अच्छा। तो हम कोई चंदा नहीं लेते किसी से भी और ना ही कोई इसका शुल्क है। ये सिंपल है, दोस्ताना फेलोशिप है। दोस्ताना। अच्छा। हम लोग सब मित्र हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं और जो छोड़ने वाले हैं, वो सब लोग एक जगह पे मिलते हैं
और जब पहली बार छोड़ने का इच्छुक व्यक्ति उन लोगों के समूह में जाकर जाता है जहाँ छोड़े हुए लोग बैठे हैं, तो जो पी करके आया है या छोड़ना चाहता है उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा। और जब वो सवाल उन सवालों के जवाब नॉर्मल लोगों से मांगता है, आम दुनिया में मांगता है, तो उसको जो जवाब मिलते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। और जो वही जवाब आके यहाँ मांगता है उसका आंसर बिल्कुल अलग मिलता है, क्योंकि इनके पास दारू पीने का भी एक्सपीरियंस है और दारू छोड़ने का भी एक्सपीरियंस है। दारू बाहर तो लोग मॉरल साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, भाई अपने माँ का नाम खराब कर रहा है, अपने पिता का नाम खराब कर रहा है, तेरा बेटी का क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा, तेरी बीवी भीख मांगेगी, ऐसा करके लोग बाहर हमारे को ऐसे सामाजिक ताने मिलते हैं। मतलब इस तरह से समझाया जाता हाँ, है बाहर जो समझ में नहीं आता अब है। बाहर तो, लेकिन मैंने बताया अभी पहले वाले बात में कि रोग लग गया है, शराबीपन का रोग लग गया है। 2 लक्षण हैं अगर तो। अब एक टीबी के रोगी को आप बोलोगे खांस मत वरना तेरी बेटी को हो जाएगी, कैसे होगा? खांसी तो लक्षण है टीबी का, खांसी तो आएगी ही आएगी, उसमें ड्रॉपलेट भी आएंगे ब्लड के। उसको ठीक करने के लिए पहले मुझे टीबी ठीक करनी होगी, तो खांसी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इसी यहाँ पर आने के बाद ये मालूम पड़ता है कि जो मेरे सवाल हैं, जो मैं सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, इन लोगों के पास हैं। एक तो ये सबसे बड़ा जो आश्चर्य हुआ मेरे साथ कि जब मैं अपनी कहानी बता रहा था इनको, तो जब वो लोग अपनी कहानी बता रहे थे तो ऐसा लगा ये मेरे बारे में जानते हैं। अच्छा। सेम कहानी जो मेरे साथ घटना घटी थी मेरे कॉलोनी में, वो घटना उनके साथ भी घटी हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया जब मेरी कहानी इनसे मिलती है, इसका मतलब मेरा इलाज भी संभव है। पहली बार मुझे ऐसा लगा इस धरती पर कि मेरा भी इलाज हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं होपलेस केस में गया था। मैंने जिस दिन पहली बार शराब पी थी मैं 74 किलो का था, और जिस दिन मैं आखिरी बार शराब पी रहा था उस दिन मैं 38 किलो का 39 किलो का रह गया था। अच्छा। मेरा सब कुछ चला गया था, जाने के लिए कुछ बचा नहीं था, स्वास्थ्य, शरीर, परिवार। और जब इस कमरे में मैं आया तो इन्होंने मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें करी नहीं। आनंद बस आज के दिन नहीं पीनी, और आज के दिन तुझे कुछ भी हो जाएगा ना तो तू मेरे घर पे भाग के आ जाइयो, अच्छा। या हमें बुला लियो। और ये इन्होंने ग्रिप कर लिया मुझे अपने, मैं इनके घर पे जाने लगा या ये मेरे घर पे आने लगे। मेरा समय निकाल दिया इन्होंने, एक एक दिन करके समय निकाल दिया। और तो ये और कहीं बाहर पॉसिबल नहीं है, बाहर के लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि ये उस दर्द से गुजरे हुए हैं कि कितना खतरनाक दर्द होता है एक शराबी को शराब छोड़ने के लिए, और कितना ज़रूरी भी है, वरना उसकी फैमिली भीख मांगेगी, वास्तव में मांगेगी भीख ना। तो बाद में जब ये मदद करते हैं तो वो आदमी 72 घंटे तक तो थोड़ा सा फिजिकल विड्रॉल्स होते हैं, और लेकिन उसके बाद कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन अक्सर हम बोलते यही है कि शराब के बारे में एक ही दिन के बारे में सोचो, बस आज नहीं पीनी है। आज शाम को अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग करेंगे। अपने साथ कोई ऐसी आप बीती है जो मेरे को बहुत तंग कर रही है, वो सुना देंगे लोगों को, ताकि लोगों को लगे यार, फिर वो मुझे सॉल्यूशन मिलता है वहाँ से। कोई और अपनी शेयरिंग में बताएगा कि नहीं भैया आपकी ये प्रॉब्लम है, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये किया था। मतलब जितने भी शराबी होते हैं क्या सबकी स्टोरी मिलती जुलती है? करीब करीब अच्छा। 90% हम बोल सकते हैं कि स्टोरी मिलती है। 10% की जगह अलग होने के कारण, या रंग अलग होने के कारण, या देश अलग होने के कारण वो बदल जाती है। बाकी 90% स्टोरी करीब करीब सेम मतलब होती है। शराबी का रिएक्शन जो है वो सेम ही होता है, चाहे वो जिंदगी में कुछ उथल पुथल हो या शरीर में कुछ उथल पुथल हो, इसमें सिमिलैरिटीज होती होंगी। करीब करीब सबके लक्षण एक जैसे ही है। शराब पिएगा तो वो संत तो बनेगा नहीं, वो डांस ही करेगा। तो यहाँ वाला भी डांस करेगा, अमेरिका वाला भी डांस करेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी डांस करेगा। ज़्यादा शराब पी लेगा तो वो बेटिंग यहाँ वाला भी करेगा, अमेरिका वाला भी करेगा, सब हर जगह करेगा। तो दारू पीने के बाद तो वो सारी इंडिया वर्ल्ड के लोग एक जैसे ही रिएक्शन देते हैं। और जब रिएक्शन एक जैसा देते हैं तो इसका मतलब उनका कहानी भी करीब करीब वही होगी। भाई मैं पत्नी को मारूंगा इंडिया में, या कोई अमेरिका में मारेगा, तो इलाज तो वही है, दोनों को जेल जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या देर में जेल जाता होंगे, उनके यहाँ तुरंत चले जाते। तो कहानी भी सेम है, रिएक्शन भी सेम है, करीब करीब सब कुछ सेम ही है। अच्छा, सोसाइटी की ही अगर हम बात करें, एक शख्स है जो सुबह से लेकर रात तक शराब में डूबा रहता है, या फिर एक बोतल भी शराब अगर उसने पी ली तो उसकी बॉडी में अलग रिएक्शंस होते हैं। एक शख्स ऐसा है जो ओकेजनली पी रहा है, सोसाइटी इसे शराबी कहती है, दूसरे वाले को स्टैंडर्ड
में रहने वाला शख्स करार देती है। इसमें कैसे फ़र्क किया जाता है और दोनों की बॉडी में क्या सेम रिएक्शन ही होता है या अलग अलग रिएक्शन होता है? जितना शराब इसे नुकसान पहुंचाएगा उतना ही दूसरे वाले शख्स को, या फिर नहीं? देखो, उसमें बहुत सिंपल से बताया गया है, ये हम लोग जेनेटिकल हैं। कितने भी शराबी बनेंगे, पहले दिन तो किसी को मालूम पड़ता नहीं है कि वो शराबी बनेगा या नहीं बनेगा। तो या तो हमारे मामाओं के यहाँ से या हमारे ताऊ चाचाओं के यहाँ से ये गुण हमारे को मिला है कि हम अल्कोहलिक बन सकते हैं। हमारे अल्कोहलिक बनने के चांस आम दुनिया से ज़्यादा हैं। अब एक आदमी, आप बोल रहे हो कि वो सुबह से लेकर शाम तक पीता है, और एक आदमी सोशल में पीता है, तो जो सुबह से शाम तक पी रहा है वो तो अल्कोहलिक है, क्योंकि वो बिना उसके रह नहीं पा रहा। उसके हाथ कांपते हैं और उसको घबराहट बेचैनी होती है, घबराहट बेचैनी होती है। और जो दिमाग की उथल पुथल है, वो उथल पुथल को शांत करने के लिए एक क्वार्टर लगाता है, फिर काम करता है, फिर जैसे उसका असर खत्म होता है शराब का, वो फिर दोबारा क्वार्टर लगाता है। वो दिमाग को शांत करने के लिए पीता है। अब जो दूसरा वाला आदमी है वो रोज शाम को एक क्वार्टर पीता है। उसकी पत्नी उसके लिए बड़े प्रेम से पकौड़े बनाती है या फिश के पकौड़े बनाती है, और उसके बाद वो अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसकी बीवी लाख बोले कि एक पैक और ले लो, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं उतनी पीनी है। और हमारी बीवियाँ हमें बोलती थी, और हमें तो कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि वो बोले कि पी लो। तो वो तो हमारे उतने, हम पहले ही इतनी पी के आते थे कि हमारी बीवी को बताना पड़े। और हमारे लिए तो धोखा था ना शराब, धोखा। शराब, हम शराब पीने के बाद कभी ये नहीं बोलते थे हमने शराब पी रखी है। तो एक बार मेरा बड़ा हादसा हो गया, इसमें मैं थोड़ी कहानी बताऊंगा कि मैं आते हुए रोड एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा। तो इस आँख को छोड़ के बाकी सारे में पट्टी बंधी हुई थी। 40-42 टाँके आए हुए थे। तो अगले दिन रक्षाबंधन था, तो हमने घर की घंटी बजाई। तो घंटी बजाई तो पत्नी जी ने दरवाज़ा खोला, बोले अरे पी के आ गया आज। मैं कहा देखो कुसुम, मेरी बीवी का नाम कुसुम है, मैं कहा मैं 2 काम नहीं करता। बोले क्या क्या? एक मैं झूठ नहीं बोलता और एक मैं शराब नहीं पीता। अच्छा। तो जो आदमी पूर्ण रूप से शराबी है, सारा दिन शराब पीता है, वो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? तो ये लक्षण है हमारे कि हम लोग कंपल्सिव लायर हैं, और लेकिन लविंग हैं। हमें हेट से ना देखा जाए, क्योंकि बीमारी में तो जैसे मैंने बताया कि टीवी का रोगी है, खांसेगा खांसेगा। हमने अगर शराब पी और ये रोग लग गया है अल्कोहलिज्म नाम का, तो जैसे और रोगी को ट्रीट किया जाता है, ऐसे हमें किया जाए, ये मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वो पहला दिन कैसे आता है किसी की भी लाइफ में? मान लीजिए आपने भी अपना कॉलेज का, कहा जाता है कि आप दोस्त यारों में बैठते हैं तो वहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। वो पहला दिन आता कैसे है? कई लोग क्या है कि इसे इग्नोर कर जाते हैं, कितना ही उन्हें प्रेशर क्यों ना दिया जाए कि टेस्ट करो, चेक करो, लेकिन वो टच नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं, उसे एक बार टेस्ट किया उसके बाद वो दौर शुरू हो जाता है। यहीं से होती है सबकी शुरुआत। तो ये सबका क्या बॉडी के चेंजेस होते हैं कि कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई उसे इग्नोर कर देता है? ये पहले दिन की कहानी ज़रा बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि आप एक शराबी रह चुके हैं अपने समय पर। पहले दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? बड़ी मार्मिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मार्मिक की स्टोरी है इसके पीछे। ये बेसिकली अगर अभी जो मैं बताने वाला हूँ, रूट कॉज पे आ जाएंगे इसमें, कि इस दुनिया में जितनी तरह के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं उतने मेरे अंदर थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी उम्र 5 साल रही होगी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो क्या हुआ कि सर से कुछ साया उठ गया। तो माताजी छोटा मोटा काम करती थी, मेहनत मजदूरी करके हमें रोटी, हमारे में मकान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे हम, और वो भी बारिश में बहुत टपकता था। तो बड़ा अफसोस होता था, बड़ा दुख होता था कि हमारे को पिता ने पैदा क्यों करा। और माँ हमारी बेचारी जगह जगह काम करने जाती थी, तो रोटी कभी मिलती नहीं थी, रोटी मिलती थी, सब्जी कभी मिलती नहीं, सब्जी हम मांग करके खाते थे लोगों के घरों से। तो ये हुआ कि कपड़े नहीं थे, कपड़े किसी के उतारे हुए हम पहनते थे, सब्जी मांग कर खानी, कपड़े मांग के बने, पैसे हमें मिलते नहीं थे। तो अब मतलब जितनी भी मतलब आखिर में मैं अब ये बोलूँ अपने बारे में, दुनिया का आखिरी व्यक्ति था मैं। अच्छा। गरीबी के मामले में। अब ऐसा व्यक्ति तो नाराज़ था, मैं माँ से भी नाराज़ था। मेरी बहनें मुझे पीटती थी, मुझे बोलती काम कर। मेरे भाई मुझे पीटते थे क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। तो
बर्तन धो, कपड़े सुखा करके आ, मतलब वो काम करती थी वो भी, लेकिन मुझसे मदद मांगती थी। मेरे तो यंग होने लगा था धीमे धीमे। अब यंग होने लगा हूँ, मुझे तो मेरे को यार दोस्त चाहिए मेरे घूमने के लिए। वो मुझे घर में काम करवाते थे, तो क्या हो गया, वो मुझे पीटते थे। अब मैं अपनी माँ से नाराज था, पैदा क्यों करा, बाप से नाराज था, पैदा क्यों करा, बहनों से नाराज था, मुझे मारती बहुत हैं, भाई मुझे फुटबॉल बना के रखते हैं, और मतलब पीटने की मशीन मार लिया मेरे को। एंटरटेनमेंट करने का, अगर कोई मूड खराब है किसी का, दो चांटे मेरे मारे वो ठीक हो जाएगा, तो एंटरटेनमेंट की मशीन मार लिया। अब ऐसा व्यक्ति अचानक से 19 साल और 8 महीने का हो गया। अच्छा। सारी कॉम्प्लेक्स हैं मेरे अंदर, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। पैसा नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, काला हूँ, झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी है, मकान नहीं है, ऐसा करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे। अचानक 19 साल 8 महीने की आयु में ट्रिप जाता है कॉलेज से। अच्छा। वो पूरी इंडिया घुमाते हैं, एजुकेशन ट्रिप बोलते हैं उसको। वहाँ पे मद्रास के गोल्डन बीच पे मौका लगता है शराब पीने का। अच्छा, मतलब 19 इयर्स तक आपने शराब मैंने को नहीं टच पी थी। नहीं और किया था। वो इसमें एक बहुत खतरनाक बात क्या है कि मैं हेटर हूँ अल्कोहलिक का। अल्कोहल से मुझे हेट थी। 19 इयर्स तक आपको हाँ हेट थी। हाँ, मेरे पिताजी अल्कोहल पी के मरे, अल्कोहल की वजह से मरे। मेरा मुझसे बड़ा वाला भाई था, यंग एज में 20 साल की उम्र में वो मर गया। वो खंबे से गिरा और वो मर गया। अच्छा। और दो मेरे मामा के लड़के थे, उन्होंने भी मेरे सामने जान दी दारू की वजह से। एक तो रेल की पटरी पे बैठ गया, उसके टुकड़े में मैं उठा के बीन के इकट्ठे में भर के लाया था। तो मैंने ये कहा था यार मैं कुछ भी करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। अच्छा। क्योंकि शराब जानलेवा है। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स मैंने अभी जिक्र किया है इससे पहले, वो इतने सारे कॉम्प्लेक्स थे मेरे अंदर। और जब 19 साल 8 महीने की आयु में उन्होंने कहा आनंद लेगा क्या, पहले तो मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं पीऊँगा यार, ये तो गड़बड़ है। अरे उन्होंने कहा लेके देख ले यार, शूट ना करे तो मत पीना। वो नेहा जी, जब मैंने पहली बार पैक पिया, आप ये मानो कि मेरे को स्वर्ग मिल गया। अच्छा। उस दिन मुझे किसी से कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। और यंग, चाहे अब मैं डांस कर रहा था, मेरा जिंदगी में मैंने पहली बार डांस किया होगा। मतलब यू वर एंजॉयिंग दैट एंजॉइंग, मेरा माइंड शांत हो गया। मेरी जो 19 साल की आवाज़ थी वो शांत हो गई। जो बार बार बोलती थी तू कमज़ोर है, तू ये है, तू नीच है, ऐसा करके मेरे दिमाग में आता था, तो कुछ नहीं। लेकिन मैंने उस दिन उन लोगों से ज़्यादा मजा लिया। इफेक्ट जो आया है अल्कोहल का, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने अनुवांशिक रूप से, मैंने क्या बताया, मामा के यहाँ से या ताऊ के यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम छोड़ते नहीं हैं आराम से, और जो बुरा लगता है वो भी नहीं छोड़ते हैं। और दारू मुझे अच्छी लगी, छोड़ नहीं पाया मैं उसको। बाकी लोगों में क्या अंतर आ गया है, उनको अच्छी लगी होगी, उन्होंने भी उसी दिन पी होगी शायद, और वो उन्होंने छोड़ दिया। दारू का मजा आया, डांस वांस किया, खत्म हो गया। लेकिन मेरे को टेस्ट अब तक याद है। क्योंकि आप 19 इयर्स तक, जब आपने फर्स्ट, आपने कहा कि जो मद्रास में आपने बैठ के वो ड्रिंक किया था, तो वहाँ पे फ़र्क ये है कि 19 इयर्स की एज तक आपके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग भी भर चुका था कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे थे। पैसा नहीं था, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, करियर नहीं था, और जब आपने उसका सेवन किया तो आपने बहुत उसे एंजॉय किया, जो कि मिसिंग था आपकी लाइफ में। मिसिंग था। और वो मतलब मैं मिसिंग से याद आता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूर्ण रूप से इंसान ही नहीं हूँ। अच्छा। जिस दिन मैंने वो दारू पी, उस दिन उसने मिला के मुझे पूर्ण कर दिया। अच्छा। अभी मेरे को, मैं अपूर्ण नहीं लगता, मतलब आई एम परफेक्ट, मुझे ऐसे रहना है। अच्छा। और वो मैंने 23 दिन का ट्रिप था, और मैंने पहले दिन उन्होंने मुझे फ्री की पिलाई थी। हाँ। और अगले दिन मैंने मांग की भी थी उनसे, शेयर डाला था। अच्छा। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरा चेहरे का रंग बदल गया। हाँ। अल्कोहल का होता होगा इफेक्ट। तो मेरे को चेहरा सुंदर लगने लगा। लोग बोले, माँ बोली अरे तो सुंदर बन के आया। और मैं कहता दारू का तो इलाज ही है, सुंदर तुम बन सकते हो, इसको पी करके अपनी बात तुम कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स तुम्हारे सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ। तो मैंने उसको ऐसे मेडिसिन ले लिया। अच्छा। वो मेडिसिन वो ले लिया, और मैंने बताया कि जो चीज़ बढ़िया लगती है उसे हम छोड़ते नहीं हैं। और वो मैंने कभी छोड़ी नहीं, और उसने मुझे 74 किलो से 39 किलो का बना दिया नया जी। अच्छा। और मैंने मौत देखी अपने पास। 8 बार मैंने मौत के नज़दीक से निकल के आया हूँ, और मुझे 8 बार मर जाना चाहिए था। लेकिन आपने जैसे कहा कि पहले दिन आपने शुरू किया, फिर उस ट्रिप में आप हर रोज पीते चले गए। हाँ, हर रोज पीते एक आदमी चले नहीं गए या भी होगी ब्रेक शायद। लिया होगा। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ा कैसे? अब मैं ये चाहती हूँ जानना कि हमारे व्यूवर्स जाने कि आपने, देखिए 19 इयर्स तक तो आपने उसे टच नहीं किया शराब को, लेकिन जब आपने पहले दिन पिया तब आपने अपनी जिंदगी को जिया और जीना सीखा। वहां से आपको लगा कि ये तो मेरी ज़रूरत बन गई है, और इसकी मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मुझे सपोर्ट कर रही है। करेक्ट। वहां से वो सिलसिला शुरू होता है, और एक
उस कौन सी आपकी एज पर पॉइंट पर जाकर पहुंचता है जहां आपको ये महसूस होने लगा कि ये तो मुझे ख़त्म कर रही है? एक जगह 19 इयर्स की एज आपको ये बताती है कि ये तो बहुत इंजॉयफुल है, एक एज ऐसी आती है जहां बताता है ये तो मेरी बर्बादी है। कैसे महसूस हुआ, ज़रा वो दौर बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। दौर में अब जैसे मैं बता रहा हूँ 19 साल 8 महीने का हो गया, ठीक है। तो आते ही नौकरी मिल गई। अच्छा। कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हो गया और मैं बन गया बड़ा इंजीनियर। अच्छा। अब इंजीनियर बना और क्लास 1 पोस्ट मिल गई। अब जिस घर में कभी रोटी ना आती हो, सब्जी ना आती हो और वो कपड़े मांग के पहनता हो, वो बच्चा इंजीनियर बन जाए और फिर इतना सारा पैसा आने लगा। अच्छा। पैसा आया, पैसा आने के साथ वो जो, और ऐसा नहीं है कि अल्कोहल ने मुझे एकदम से डैमेज किया, ये शोहरत भी लेके आया। पैसा मैंने कमाना चालू किया, तनख्वाह आने लगी घर में, खूब सारे पैसे। और कई मुझे लगता है कि अल्कोहल के अधिकता में शायद हमने गलत तरीके से पैसा भी लिया होगा, है ना। अच्छा। अभी मैं कबूल करते हुए कोई मुझे दिक्कत नहीं है, हमने गलत तरीके से पैसा भी लिया। पैसा इतना सारा हो गया, पैसा प्लॉट पे प्लॉट खरीदने लगे, होने लगे, और खामयाबी के शिखर पे लेकर गया। अच्छा। क्योंकि कुछ भी काम नहीं होता, दारू पियो। मेरे यहाँ पार्टियाँ होती थी, मेरे ऑफिस में मेरे पार्टी होती थी, या होटल में पार्टियाँ होती थी। सब लोग अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में फैमिलियर था, क्योंकि उनको मेरे को शराब पीने के बाद मैं बड़ी बड़ी बातें भी क्या करता था। ये एक अवस्था ऐसी आ गई, ऐसा लगा लो कि 4 साल के करीब तो ये दारू को एंजॉय किया। लेकिन 4 साल के बाद सडनली रियलाइज हुआ कि जो जितनी दारू मैं पी रहा हूँ ना, जैसे 1 क्वार्टर या आप 1 क्वार्टर से ज़्यादा, अब उतने में मज़ा नहीं आता था। अब उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ी, और वो उतना मज़ा जितना पहले मज़ा आया था, वो उतनी मज़ा लेने के लिए मेरी मात्रा हो गई 1 अद्दे से ज़्यादा। अच्छा। मतलब 50 ml मुझे 500, जो 60 ml मैंने पिया था वो मेरे को 500 ml पे ले आया। अच्छा। 4 साल के बाद। अब 500 ml तो एक बार में पी नहीं जाएगी, तो सुबह कभी कभी एक दिन रात को हैंगओवर हुआ, तो एक किसी ने, मेरे ऑफिस में था वो शख्स, तो उन्होंने बोला आनंद सुबह सुबह, वो उन्होंने बोला कुमार साहब लगा लिया करो सुबह सुबह, एक थोड़ा लगा लोगे तो मुँह ठीक। अब सुबह सुबह जब पी मैंने रात के हैंगओवर उतारने के लिए, तो और मज़ा आया। बोले यार दिन में पी लिया करो, जब पीनी है रात को ही तो दिन में पी लिया करो। वो दिन की चालू हो गई, और दिन की चालू हो गई तो इसमें होता क्या है, जो सुकून मिलता है शराब का पीने के बाद, वो दिन पे दिन कम होता जाता है अगर मात्रा नहीं बढ़ाओगे तो। अच्छा। वो मात्रा बढ़ती गई, वो सुकून उतना ही मिल रहा था, बस मात्रा बढ़ती गई। और वो एक समय ऐसा आया नेहा जी कि मैं, रिया जी, कि 500 ml में सवेरे पीता था 4 बजे। अच्छा। और 500 ml अगली पीता था 8 बजे, और 500 ml अगली पीता था दिन के 12 बजे, अगली 500 ml शाम के 4 बजे, अगली 500 ml रात के 8 बजे, और लास्ट 500 ml रात के 12 बजे। अच्छा। मतलब मेरे लिए कुल दिन 4-4 घंटे का होता था बस। और मुझे दिन रात का कोई मतलब नहीं था, पिया और सोया और जाग गया। अब ऐसा ही एक दौर भी आया कि मैं बोलूं कि मेरा टर्निंग पॉइंट, अभी जैसे आपने बोला था, ऐसा क्या हो गया था। एक दिन सुबह सुबह की घटना है कि मेरी माता जी मरने वाली थी। तो बीवी पत्नी जी ने आके बताया कि आज लगता है कि माता जी जाने वाली है। अच्छा। मैं कही तो रोज़ का काम है इनका, रोज सवेरे ये काम होता है, जाने वाली जाती तो है नहीं। अच्छा। तब आप शराब के नशे में थे जब आपने? तब मैं सो के उठा था। अच्छा। उन्होंने मुझे 4 बजे सो के उठाया कि ऐसे करके लगता है माता जी जाने वाली है। तो मैं माँ के पास गया बड़े अनमने मन से। मैंने देखा कि आज माँ की हालत और दिन से अलग है, आज जाएगी ये। अब मेरे को एक थॉट दिमाग में आ गया, मैंने अगर ये जाएगी तो मुझे रोना पड़ेगा, और रो मैं सकता नहीं हूँ बिना दारू पिए। अच्छा। मैंने बोला अपनी बीवी को, मैं अभी आया 1 मिनट में, मैं बाथरूम में गया, मई का महीना था, ऊपर से गरम पानी आ रहा था। बाथरूम के टॉयलेट के डब्बे में मैंने 500 ml दारू डाली और जल्दी से गटागट पी। और जब मैं आया तो मेरी माँ मर चुकी थी। मेरी माँ मुझे केवल आखिर में आशीर्वाद देना चाहती थी कि तू जैसा भी है बहुत अच्छा है, मेरा बेटा है, तो छोड़ दे ये शराब। लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे रोने के लिए भी दारू पीनी पड़ेगी। एक मोमेंट ये ऐसा है कि जहाँ के मुझे लगा कि मैंने बड़ा गुनाह किया है, और मुझे बहुत लोगों ने गुनाहगार बताया। लेकिन जब मैं अपनी ही स्किन में गुनाहगार लगने लगा ना, मुझे एक और घटना है कि एक बच्ची आती है रेलवे उसमें गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए। तो गाड़ी का शीशा साफ, मेरी बेटी है, प्रियंका नाम है उसका।
तो वो शीशा साफ करके वो 5 रुपये 2 रुपये मांगते हैं, आपने देखा होगा रेड लाइट पे। तो मुझे लगा यार मेरी बेटी भी, जैसे मैं चल रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया था ये बंदा मरने वाला है। अच्छा। हाँ, 13 डेज में ये मर जाएगा, चेक इस नॉमिनेशन चेक कर लो इसका अच्छा। कि ठीक भी है नहीं है, कि मालूम पड़े कि आपको कुछ मिले ही नहीं। तो मैंने कहा यार तू तो मर जाएगा, तेरी बेटी तो ये ऐसे काम करेगी। और राजकुमारी की तरह पाला है उसको मैंने, वो आज भी राजकुमारी है, और राजकुमारी थी शुरू से। और पत्नी मुझे ऐसा लगता था कि ये घर घर में बर्तन मांजेगी। तो ये 2 घटनाएं ऐसी घटी, मेरे को ऐसा एज्यूम हुआ कि ऐसा होगा अगर मैं मर जाऊंगा तो। फिर मैंने ये ढूंढा यहाँ इलाज क्या है। इलाज मैं अमरनाथ जी का बड़ा पुजारी रहा हूँ, 24 नहीं बार। तो मतलब आप इस पोजीशन पे आके, या जो जहां आप खड़े थे स्टेज पर आकर, आप ये समझ चुके थे कि आपको ये बीमारी हो चुकी है और ये एक बीमारी है? हाँ, मैं समझ चुका था कि बीमारी है। मतलब वो इंजॉय खत्म हो चुका था, वो खुश रहना खत्म हो चुका था, जो शराब पहली बार आपने पी थी और जी। उसके बाद जो आपने फील किया था, वो उस स्टेज तक आकर सब आप समझ चुके थे कि नहीं, अब तो मतलब ये एक बीमारी हो चुकी है मेरे लिए और इसे मुझे बदलना होगा। ये आप थॉट आ चुका था आपके माइंड में? एग्जैक्टली यहाँ आने तक मुझे बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। हाँ। बीमारी भी, कोई बीमारी भी होती अच्छा। है। यहाँ आके मुझे ये मालूम पड़ गया था कि तू दारू पीने के लायक नहीं रहा है। अच्छा। तू दारू पिए बिना भी मजा नहीं आ रहा था, दारू पी के भी मजा नहीं आ रहा अच्छा, था। ओके। अभी दारू को एंजॉयमेंट नहीं, अभी दारू सजा दी, हाथ कांपते थे, हाथ ना कांपे इस मारे पीता था। थोड़ी देर सो जाऊं इस मारे पीता था। अभी नशे के लिए नशा होना बंद ही हो गया था। पता नहीं वो 500 ml दारू कहाँ जाती थी, कहाँ नहीं निकलती थी। और रोटी हमारी चली गई थी मुंह से। हमने लास्ट के 2 महीने में 1 रोटी और 2 टमाटर खाए थे बस। और दारू हमने रोज 3 बोतलें पी है, उससे वो हमने कब नहीं किया। अब बीमारी है वो यहाँ के मालूम पड़ा। अच्छा। हाँ, और जब बीमारी आके फिर खोजा हमने अल्कोहलिक एनोनिमस। तो उससे पहले मैं बताता, अभी अमरनाथ जी गया मैं 24 बार। एक बार में लोग हाथ जोड़ कर अभी हम कभी नहीं आऊँगा। हर साल 2 बार माता वैष्णो देवी पे, हर साल बालाजी जाने का काम था। मेरा नहीं बनी बात वहाँ से। मैंने बहुत मैंने खुद से बिना बताए शराब छोड़ने की पुड़िया लेकर के आया। मैंने पुड़िया दही में मिलाई, खा ली अच्छा। कि मेरी अब नहीं पीऊँगा मैं। हर वो तरीका जो इस धरती पर उपलब्ध था मैंने वो ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया था। जितनी छोड़ रहा था उतनी ज़्यादा और मेरी बढ़ रही थी शराब, क्योंकि मेरी बॉडी की डिमांड थी। मेरी बॉडी अगर नहीं, मेरी बॉडी गल गई थी। जो शेविंग करने वाले जो नाई लोग होते हैं ना, वो कहते थे अगर पान जी जब हम यहाँ आपको डालते आपकी बॉडी कट जाती है। मैं गल गया था दारू पी के। तो गला होने के कारण फिर मुझे मालूम पड़ा कि दारू तू नहीं पी सकता आनंद। फिर ये खोज हुई, फिर खोज के कहीं पर अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मैसेज मिला। फिर मैं गया उस जगह पे 1 जनवरी 1998। अच्छा। उस दिन से मैंने शराब नहीं पी। आज मुझे 28 साल और 4 महीने हो गए। 4 महीने करीब। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अल्कोहलिक एनोनिमस का? जब प्रोग्राम आपने फर्स्ट डे आप जब गए वहाँ पर, तो आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, और अगर वो भी इस बीमारी के आदी हो चले हैं, अगर आप भी इतना ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो आप भी सोचिए कि आपकी ज़िंदगी भी एक स्टेज पर जाकर, एक मोड़ पर ले जाकर आपको यही बताएगी कि आप ख़त्म हो चुके हैं। पहली बार जब आप शराब पीते हैं तो यकीनन आप उसे इंजॉय करते हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ वो इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है और वो शराब आपके जीवन की और आपके शरीर की ज़रूरत बन जाती है। और लेकिन आप तब तक सब कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं और आप मिस्टर कुमार की ज़िंदगी से आप समझ सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि कैसे आपको ये प्रोग्राम के बारे में पता चला, कैसे आपका इंटरेस्ट जागा, और जब आपने पहला सेशन अटेंड किया तो उसमें आपने क्या कुछ पाया? क्योंकि देखिए, मोटिवेशनल बातें तो आपकी माँ भी करती थी, आपकी पत्नी भी, आपके सब जितने भी आपके जानने वाले होंगे सब आपको कहते होंगे कि मिस्टर कुमार शराब छोड़ दीजिए, लेकिन किसी की बात आपको समझ में नहीं आई। इस प्रोग्राम में ही ऐसा क्या है जो एक शराबी को पूरी तरह से बदल देता है? तो सबसे पहले तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं उस कमरे में एंटर हुआ, हाँ। 5-4 लोग ही थे। वो जमाने में थोड़ा छोटा था अल्कोहलिक। कहाँ पे था ये प्रोग्राम? कनॉट प्लेस में। अच्छा। वहाँ मीटिंग दिल्ली। होती थी शाम को 7 से 8:30। दिल्ली के कनॉट दिल्ली के प्लेस। कनॉट प्लेस में चर्च में एक होती थी, फ्री चर्च करके, फ्री चर्च ऑफ इंडिया। तो वहाँ उस दिन 6 लोग बैठे थे और 6 लोगों ने सबसे पहले क्या है, मुझे लास्ट के अच्छे से याद है कि 8 साल तक किसी ने गले नहीं लगाया था। अच्छा। वो जाने के बाद में उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं गला हुआ आदमी बिल्कुल, जो मैंने अभी शेयरिंग किया है, गले हुए आदमी को उन्होंने ना बड़ा कस के गले लगाया। अच्छा। और वो जो टच होता है ना इधर, जो हार्ट से हार्ट मिलने का, वो अलग था
कि मैं, और उन्होंने मुझे पहले दिन बरी किया कि आनंद यू आर नॉट ए बैड मैन। अच्छा। मैं तो अपने आप को बुरा आदमी मानता था, मैं बताऊँ, मैं बुरा आदमी, मैं भी ऐसा मानता था कि इस दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति मैं ही हूँ। और मुझे ये भी लगता था कि मैं पागल हूँ। हेलोजिनेशन होते थे, मुझे लगता है मैं अभी यहाँ से हवाई जहाज़ लेके जाऊँगा और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दूँगा। अच्छा। ऐसा मैंने कई बार किया। तो लोग बोलते थे पागल भी है ये। तो लोग मुझे पागल बोलते थे, लोग मुझे बुरा व्यक्ति बोलते थे। इन्होंने दोनों चीज़ें बरी किया, ना तो आप पागल हो, ना तुम बुरे व्यक्ति हो, बस तुम बीमार हो गए हो और तुम्हारा इलाज संभव है। हम गारंटी हैं, तुम्हारे से पहले हम 6 लोग ठीक हो चुके हैं जो आज गवाह हैं। आप भी अगर चाहोगे तो ठीक हो जाओगे। मेरे कुछ सवाल थे उस दिन, 3-4 सवाल मैंने उनसे किया, अगर मैं नहीं पीऊँगा तो क्या मुझे भूख लगेगी? बोले आपको इतनी भूख लगेगी आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि मुझे तो रोटी खाए हुए 2 महीने हो गए थे। मैं कहा मुझे नींद आ जाएगी? बोले हाँ। और ये मैंने पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन जब वो मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद पता नहीं पावर ऑफ प्रेयर मैंने पहली बार एहसास किया कि कुछ तो है प्रार्थना के अंदर। वो प्रार्थना करने के बाद इतना अच्छा लगा कि उस दिन मैंने दारू नहीं पी। अच्छा। और निर्णय तो मैं 1 दिन पहले कर चुका था। मैंने 31 दिसंबर को बहुत दारू पी थी और ये निर्णय किया था कि मैं कल से दारू नहीं पीऊँगा। ऐसा निर्णय मैंने 1 लाख बार किया था उससे पहले भी, लेकिन हर बार मैं जल्दी से टूट जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं इन लोगों के साथ बैठने के बाद मेरे हर सवाल का जवाब मिला और अनकंडीशनल लव जो मिला ना, और ना कुछ पूछ रहे थे तू कहाँ से आया है, तेरी क्या बैकग्राउंड है, क्या तेरी जाति है, क्या तेरा धर्म है, कितना अमीर है, तू कुछ नहीं पूछा उन्होंने कहा आ जाओ, तुम्हारा हमारा दर्द एक ही है, तुम्हारे दर्द को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तुम हमारा दर्द ठीक करना, हम तुम्हारा दर्द करेंगे। बेसिकली एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। अच्छा। हाँ, वो जो हम लोग मीटिंग में बैठते हैं वो 1.5 घंटे का मीटिंग होती है, आपस में शेयरिंग करते हैं। आज की कोई बात है जो मुझे अंदर से बर्न कर रही है, मैंने बताया कि रिजेंटमेंट, लंबा गुस्सा है तो निकाल दो यहीं पर ही। और बाकी तो आमूल चूल परिवर्तन करने का है, एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज का। अल्कोहलिक में बहुत सारे दोष होते हैं, आम इंसान में भी होते हैं, सब में होते हैं। सब लोग जब देखेंगे तो अपनी इन्वेंटरी बनाएंगे तो मालूम पड़ेगा मैं लालची भी हूँ, मैं पेटू भी हूँ, मैं जलन भी रखता हूँ, मेरे को अंदर गुस्सा भी है और मैं आलसी भी हूँ। हमारे में कुछ ज़्यादा होता है, हमें ज़्यादा चाहिए प्यार, हमें ज़्यादा चाहिए इज्जत, हमें ज़्यादा चाहिए खाना, हमें ज़्यादा चाहिए रेस्पेक्ट, हमें ज़्यादा चाहिए फेम। और हमारे साथ जब इस कार्यक्रम में आते हो तो पहली बार मालूम पड़ता है आनंद बाबू आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। आप ऐसे इंसान हो जो ये समझता है कि आप पूरी वर्ल्ड के सेंटर में हो और पूरा वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। एक शराबी ये सोच रहा है पूरा वर्ल्ड को मेरे हिसाब से चलेगा तो ठीक रहेगा, वरना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। और वो मालूम पड़ा कि सेल्फ सेंटर्डनेस मुझे मार देगी। स्वार्थीपन मेरी बीमारी है, अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक हूँ मैं, और मैं सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड और ईगो सेंट्रिक। और अगर ये रहा तो मैं मर जाऊँगा। सबसे ऊपर मैं रिजेंटफुल हूँ, सब लोगों से छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाता हूँ, नाराज़ होने के बाद उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालता हूँ और अकेला हो जाता हूँ। 99.99% लोग अकेले होते हैं जो अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं। अनुवांशिक रूप से उनमें गुण हो गया, बस जब वो अकेले हो गए, उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, चरित्र दोष हैं, तो वो भी दारू पिएगा। लेकिन ऐसी ही अवस्था में यहाँ आते आते रहने से जो हमारा आध्यात्मिक कार्य 12 कदम का, आपके अंदर एक भी दोष नहीं रह पाता है। ये ही है मैजिक एक अल्कोहलिक अनोनिमस का, कि आप धीमे धीमे करके एक दोस्त को छोड़ते हुए जाते हैं और अपनी बात को निर्भीक होकर के अपने बारे में लोगों को बताते हैं, बस मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ और अभी मैं सर्वोत्तम शिखर पे हूँ। मुझे लगता है अपनी लाइफ के सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है हमारी संस्थान की वो है मेरे पास। और एक छोटी सी जगह का आदमी, दिल्ली का, इस दिल्ली में छोटे से ग्रुप का आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, खाली इसीलिए कि ईश्वर चाहता है। जब भी मैं मानता हूँ कि ईश्वर करेगा और ईश्वर ही कर रहा है सब कुछ, तब मेरी जगह ठीक जगह पर हूँ मैं। इसका मतलब पहले ये था कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ होना चाहिए। अभी मैं बोलता हूँ नहीं, जो भी कुछ हूँ ईश्वर की वजह से हूँ। ईश्वर चाहता है कि ये संदेश मेरे मुँह से आज निकले तो वो चाहता है, अदरवाइज पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए क्या पैसे लगते हैं, क्या चार्जेबल है, या फिर कोई भी इससे जुड़ सकता है? ये मेजर लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को पैसा कहाँ से आता है।
तो इसमें कोई चंदा शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। हमारे अपने अंशदान के रूप से ये पूर्ण रूप से स्वनिर्भर है। जैसे मान लो मैंने शराब छोड़ी हुई है और आज हम शराब छोड़े हुए लोग 20 लोग इस कमरे में इकट्ठे हैं आज शाम को 7 से 8:30। तो वो अपने चाय पीते हैं, मीटिंग के बीच में चाय मिलती है, 10 रुपये की मान लो चाय आती है, तो 15 रुपये 20 रुपये वो डाल देते हैं। अब 15-20 लोगों ने पैसा डाला, आज का खर्चा मान लो 1000 रुपये इकट्ठे हुए और 700 रुपये चाय में लग गए, तो 300 रुपये जो बचते हैं वो हमारा खर्चा होता है। जैसे मैं अभी आपको इंटरव्यू दूंगा या कहीं भी और जाऊंगा या कहीं फ्लायर बांटेंगे तो उनसे खर्चा। बाहर के लोगों से हम कुछ नहीं लेते। मान लो आप भी आना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में, आप आ सकते हैं, आपका वेलकम, स्वागत है, आप जरूर आइए, मैं आपको इन्वाइट भी कर रहा हूँ। तो हम आपसे भी कुछ नहीं लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट भी चाहेगी तो भी नहीं लेंगे। अच्छा। और इस दुनिया में कोई भी शख्स अगर हमसे इम्प्रेस होने के बाद हमारी मदद करना चाहेगा, पैसे के रूप में हम नहीं लेते हैं। हम नॉन प्रोफेशनल हैं बाहर की दुनिया के लिए। अच्छा। हम गुमनाम हैं, हमारे को ये चेहरा छुपा, हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारा चेहरा ब्लर कर देंगे आप, तो हम चाहते नहीं कोई हमें ज़्यादा जाने, हम चाहते हैं हमारी संस्थाओं को सब जाने। नहीं, तो जहाँ पे आप लोग मीटिंग करते होंगे, प्रोग्राम चलता होगा, जहाँ सभी आप लोगों के फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ के लिए आप होटल करते होंगे, होटल का रूम या फिर जो भी हॉल होता होगा, वहाँ तो आप लोगों को पे करना होता है ना, तो फिर वो पे कौन करता है, वो कौन बेयर करता है? हाँ, वो जो 300 रुपये बचे हमारे पास, 300 रुपये बचे, 700 रुपये का खर्चा हो गया, 300 रुपये बचे, फिर 300 बचे तो महीने में इकट्ठा होगा, तो उतने ही खर्चे में हम उतना ही बड़ा वो लेते हैं इस परमाइसिस, जिसमें हमारे खर्चे चल सकें। हम बड़े होटल नहीं लेते, कहीं मंदिर में मीटिंग करते हैं, कहीं डिस्पेंसरी में मीटिंग करते हैं, कहीं चर्च में मीटिंग करते हैं, जहाँ का किराया 1200 1100 इतना ही होता है किराया। अच्छा। तो वो हमारा आराम से चल जाता है। और जो बचता है वो देने के बाद भी जो बचता है वो उससे हम ये वाला काम 12 कदम, मतलब जो अभी भी पीड़ित हैं शराब पीने के कारण, उन तक संदेश पहुँचाने का काम करते हैं। ना हम बैंक बैलेंस रखते हैं, ना हमारे बहुत सारे खातों में बहुत सारे पैसे होंगे, जो भी पैसा है 1 साल का खर्चा चल जाए उतना रखते हैं, उसके बाद बाकी पैसा हम बांट देते हैं। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र और अल्कोहलिक एनोनिमस जो आपका प्रोग्राम चलता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है कि नशा छुड़वाने के लिए लोग जाते तो हैं केंद्र में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या फिर एक टाइम तक आपने छोड़ा फिर उसके बाद फिर से शुरू कर देते हैं। आपके प्रोग्राम में ऐसा क्या है कि जिसने एक बार शराब छोड़ी फिर जिंदगी भर के लिए उसने शराब को गुड बाय कह दिया? मैंने पहले बताया ना, नशा मुक्ति केंद्र में लॉक एंड की में है वो। अच्छा। ऐसा हिंदी में बोले तो देसी भाषा में डंडे के जोर पे नहीं पिए है ना। अच्छा। अब डंडे के जोर पे नहीं पिए, हालांकि मैं इस राय पे बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरे लिए आउटसाइड इशू है ना, लेकिन सवाल तो है, तो इसका सवाल बहुत लोग लोगों के ज़हन हाँ, में लोगों के सवाल जहन में आएगा। है। लोग पहले नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं ना। नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग चले गए हैं वो ठीक है, वहाँ 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो भी रहते हैं वो रहें, उनकी मर्जी है, हम किसी को एंडोर्स नहीं करते, हम इसका अपोज भी नहीं करते। लेकिन मैं यही बोलूँगा, वहाँ पर केवल रह करके शराब नहीं छूटेगी, और अगर शराब छूट भी जाएगी तो ड्राई रन की अवस्था हो जाएगी। वो दारू पिए हुए इंसान से भी ज़्यादा खतरनाक है। आपने कई बार देखा होगा कि मास किलिंग होती है, दारू तो नहीं पी रहा है वो, लेकिन थॉट दारू जैसे ही है। हाँ। पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आया है, तो वो आदमी कुछ बड़े बड़े काम करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर नशा मुक्ति केंद्र में किसी को भेजा है तो वहाँ से आएँ और तुरंत आकर के ये ज्वाइन कर लें अल्कोहलिक एनोनिमस। 6 महीने उन्होंने आपकी बॉडी से शराब निकाल दी, अब आपको हाथ नहीं कांपते, घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, सीधे मीटिंग में आ जाइए, अपनी पर्सनालिटी बदल लीजिए, आपका अवेकनिंग हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है यहाँ? अल्टीमेट सोल्यूशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरण। यहाँ आइए, 12 कदम करिए, आध्यात्मिक जागरण कीजिए, आपको दारू नहीं पीनी पड़े। अंतर यही है, वहाँ पर कार्यक्रम है अलग तरीके का, हमारे यहाँ आध्यात्मिक जागरण करते हैं, जो कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है इस बीमारी का। अच्छा, आप अपने प्रोग्राम के लिए, इवेंट के लिए कुछ अगर आप बताना चाहते हैं व्यूवर्स को कि कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस से कैसे वो जुड़ सकते हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारे कार्यक्रम के बाद तो एक नंबर चलेंगे आपके साथ, नंबर, सारे नंबर नीचे दिए गए हैं, उसमें पूरी इंडिया के जो महत्वपूर्ण स्टेट हैं और हेल्पलाइन नंबर है वो सारे नीचे चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कीजिए। और हमें लिख भी सकते हैं आप www.a.org पर भी लिख सकते हैं, या www.agsoindia.org,
पर भी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो आप विजिट कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए। बहुत शुक्रिया मिस्टर कुमार अपनी आप बीती सुनाने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक इतने अच्छे संदेश पहुंचाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आए। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगले प्रोग्राम में हम आपके उन तमाम सवालों का जवाब दे पाएँ। और देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपकी जनरेशन जिस तरह से शराब में डूबती जा रही है, उन्हें बाहर आने के लिए एक छोटी सी हमारी ये कोशिश है और उम्मीद करते हैं ये कोशिश जरूर रंग लाए। नमस्कार।